अब हम चर्चा करने जा रहे हैं अफगान वॉर के बारे में। और यह वॉर 1979 से 1989 के बीच हुआ और इसके बाद यूएसएसआर का विखंडन हो गया, वो 15 हिस्सों में टूट गया, जिनमें सबसे बड़ा देश रसिया बना। इस पूरे अफगान वॉर के दौरान आप ये देखेंगे कि अमेरिका किस तरह से अपने हित में आतंकियों को तैयार करता है, उन आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, वेपन्स देता है, और फिर वही आतंकी एक टाइम के बाद अमेरिका को काटने दौड़ते हैं। अमेरिका फिर उन्हें मारने दौड़ता है तो वो और आतंकी पैदा कर देते हैं। अमेरिका फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आता, वो आतंकी फिर बाकी देशों में आतंक फैलाते हैं और अमेरिका के लिए काम करते हैं। कहने का तात्पर्य, अमेरिका ने जो आतंकी अपने लिए तैयार करता है या जिनसे अपने काम कराता है, उनको कहता था गुड टेररिज्म, कि ये अगर टेरर फैला रहे हैं तो किसी अच्छे काम के लिए फैला रहे हैं, करने दो। और जो अमेरिका को नुकसान पहुंचा दे उसे बैड टेररिज्म कहता था। पिछले 10 साल में भारत ने अमेरिका को इनडायरेक्टली हर मंच से यही कहा है कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म जैसा कुछ नहीं होता, टेररिज्म टेररिज्म होता है, चाहे वो किसी ने भी किसी के लिए भी किया हो, कोई भी इसमें आहत हुआ हो, टेररिज्म टेररिज्म है। अब आप देखिए कि अफगानिस्तान में क्या हुआ। अफगानिस्तान की लोकेशन अगर आप देखें तो पाएंगे कि एक ऐसी जगह पर है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इस अफगानिस्तान की लोकेशन के जस्ट बगल में देखेंगे पाकिस्तान है, इधर देखेंगे तो सऊदी है और कुछ अरब के और देश है। विद द टाइम क्या हुआ था कि अफगानिस्तान पर बुरी नजर थी यूएसएसआर की और इधर ब्रिटेन की। ये दोनों ही अफगानिस्तान पर अपना शासन करना चाहते थे। फिर जब ब्रिटेन अपना 45 के बाद उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहा, यूएसए पावरफुल होता चला गया, तो फिर इस पर बुरी नजर हो गई यूएसए की। यूएसए की अफगानिस्तान पर बुरी नजर इसलिए थी क्योंकि यूएसए के यहां पर दो ऐसे मेंबर थे जो बहुत घनिष्ठ मित्र थे, जिनमें से एक सऊदी था, एक पाकिस्तान था। अगर अफगानिस्तान यूएसए के हाथ से निकल जाता और यूएसएसआर के हाथों में आ जाता तो कल को यूएसए की जो पकड़ इस क्षेत्र में है वो उस लेवल पर नहीं रहती जो यूएसए चाह रहा था। तो होता क्या है कि अफगानिस्तान में पहले तो कबीलों के शासन रहते थे, छोटे छोटे कई सारे कबीले हैं, उनमें से किसी क्षेत्र पर किसी का कब्जा है, किसी क्षेत्र पर किसी का कब्जा है, चलता रहा, सदियों से यही हो रहा था। उसके बाद यहां पर एक राजा आए अफगानिस्तान में, जिनका नाम था जाहिर शाह। इन राजा ने, राजा जाहिर शाह, इन्होंने अफगानिस्तान में लंबे समय तक लगभग 40 साल तक शासन किया और 1933 से 73 तक जब इनका शासन चल रहा था, इन्होंने अफगानिस्तान में कई रिफॉर्म्स किए, जैसे शिक्षा को लेकर के आना, हेल्थ को प्रमोट करना, लोगों के लिए वोटिंग राइट्स की बात करना, अलग अलग देशों से संबंध बनाना, ट्रेड को बढ़ाना, फॉरेन रिलेशंस बेहतर करना, और साथ ही इन्होंने अपने यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को भी लागू करवाया 50 और 60 के दशक में। जब अफगानिस्तान अपनी सही गाड़ी पर चल रहा था, ट्रैक सही चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, नो डाउट। इनका ही एक कजन था जिसका नाम था दाऊद खान। दाऊद खान को कुछ पसंद नहीं आया और जब 1973 में राजा जाहिर शाह अपना इलाज कराने के लिए इटली चले गए, क्योंकि उस समय हेल्थ की फैसिलिटीज अफगानिस्तान में उतनी भी अच्छी नहीं थी कि इलाज वहीं हो जाता, उन्हें इटली जाना पड़ा। और इटली जाते ही उनका ये जो कजन है दाऊद खान, ये वहां पर तख्ता पलट कर देता है और खुद शासन में आ जाता है। जाहिर शाह जो इटली गए थे वो इटली ही रह गए, क्योंकि उनको पता है कि वापस अफगानिस्तान जाऊंगा तो ये मार देगा। अब जब इसका शासन आ गया तो लोग इसके शासन को आगे प्रमोट करने लगे, क्योंकि लोग जाहिर शाह जो उससे पहले राजा थे उनसे थोड़ा सा तंग आ गए थे। 40 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी और लोगों को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि शरिया कानून से हट जाएं। इसलिए लोग भी इस बात को सपोर्ट कर रहे थे कि ठीक है, तुमने अगर तख्ता पलट कर दिया है, तुम अगर सत्ता में आ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको आगे अब चलाते रहो, ऐसा लोगों का मानना था। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इन्होंने वहां पर बोला कि देखो, हम डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे, हम वोटिंग कराए करेंगे लोगों से, हम लोगों से ही लोगों की सरकार चुनवाएंगे, आप सब फ्री हो अपनी सरकार चुनने के लिए, ऐसा इन्होंने कहा। पर इन्होंने किया क्या, पार्टी एक ही रखी, वो इन्हीं की थी। नहीं समझे? कल को मोदी जी कह दें कि इस देश में हम चाहते हैं कि सब अपने हिसाब से सरकार चुने, नो डाउट, लेकिन सब पार्टी खत्म कर दे, केवल बीजेपी रह जाए, तो ये कैसा लोकतंत्र है? तो इन्होंने सब खत्म करके अपने आप को रखा और लोगों से कहा आप चुनिए, हम में से चुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे रशिया में पुतिन ने कर रखा है। इस बात से लोग बड़े खफा हुए। लोगों ने कहा कि साहब ये किस तरह का इनका जो है
डेमोक्रेसी है। इस बात को लेकर के वहां पर एक जो पार्टी बनी हुई थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, जो प्रेरित थी काफी हद तक कम्युनिस्ट विचारधाराओं से, वो पार्टी धीरे धीरे वहां पर आंदोलन टाइप का करने लगती है कि भाई इस दाऊद खान को हटाओ, ये दाऊद खान तो जो है अपने आप को थोपने में लगा हुआ है, हम इसको नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि यही कंटिन्यू रहे। तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान है, वो धीरे धीरे जब आंदोलन तेज कर रही थी, तब यूएसएसआर को भनक लग गई कि अफगानिस्तान में अब हमारे लिए बेस बन सकता है। मतलब दाऊद खान के विरुद्ध जो आंदोलन धीरे धीरे हो रहे हैं, वो कौन कर रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी। इस कम्युनिस्ट पार्टी को विद्रोह करते देख, लोगों का समर्थन मिलते देख, यूएसएसआर को लग गया कि अब हम अफगानिस्तान में एंटर कर सकते हैं, दिस इज द राइट टाइम टू एंटर अफगानिस्तान। यूएसए अफगानिस्तान में एंटर करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि यूएसए को पता था हम अभी अभी वियतनाम में हार के आए हैं, हमको बहुत डैमेज हुआ है, हमारी जनता हमारे खिलाफ है, वो नहीं चाहती कि हम दोबारा कहीं ऐसे घुसे, क्योंकि वियतनाम में यूएसएसआर ने केमिकल वेपन का प्रयोग कर दिया था, जिससे कई लोगों की, निर्दोषों की जान चली गई थी, जिससे न सिर्फ वियतनाम में ह्यूमन वायलेशन हो रहा था, बल्कि यूएसए की जनता भी यूएसए के खिलाफ खड़ी थी। इस चीज का फायदा उठाया यूएसएसआर ने, और यूएसएसआर ने यहां पर अपना एक शासक नियुक्त किया दाऊद खान को हटवा करके, और उस शासक का नाम था नूर मोहम्मद तारिकी। नूर मोहम्मद तारिकी जो था, इस तरह से नूर मोहम्मद तारिकी जो था, ये यूएसएसआर की तरफ से अपॉइंटेड एक शासक था, कम्युनिस्ट शासक था। अब जब ये सत्ता में आया तो इसने और खेल आगे बढ़ा दिया। इसने क्या किया, ये पीडीपीए का ही मेंबर था, वही पार्टी जो वहां पे आंदोलन कर रही थी, उन्हीं में से एक चुना यूएसएसआर ने और अपना शासक बैठा दिया। ये वहां पर जैसी सत्ता में आया, इसने वहां पर धीरे धीरे रिफॉर्म्स और तेज कर दिए कि आज से सभी महिलाएं आराम से अपने अधिकारों को एंजॉय कर सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बुर्का पहन के ही जाएं, जैसे चाहें वैसे जा सकती हैं, सभी लड़के फिल्म देख सकते हैं, नो डाउट, फैशन शो करना चाहो कर लो, कॉन्सर्ट करना चाहो कर लो। इन्होंने बिल्कुल ऐसे आजादी दे दी जैसे मॉडर्न कोई कंट्री होती है। और अफगानिस्तान में अगर आप कभी भी फोटो देखें मॉडर्न लोगों की, आपको लगेगा अफगानिस्तान में भी ऐसे लोग थे, तो वो इनके कालखंड का फोटो होगा। तो जब इन्होंने ऐसी अनुमति वहां पर दे दी, तो धीरे धीरे अमेरिका को लगा कि अब ये हमारे लिए अच्छा मौका है। अमेरिका ने वहां के लोकल ग्रुप्स को भड़काना स्टार्ट किया और उनसे कहा कि देखो ये कम्युनिस्ट लोग कैसे होते हैं, देखो तुम्हारे इस्लाम को खत्म कर देंगे, शरिया को खत्म कर देंगे, तुम्हारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, देखो कितना गलत कर रहे हैं ये लोग। ऐसा करके अमेरिका ने उन ग्रुप्स को भड़काया और ऐसे कई ग्रुप्स बनने लगे जो इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। ऐसे छोटे छोटे ग्रुप अफगानिस्तान में बन गए जो अब कम्युनिस्ट लीडर के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ज्यादा रिफॉर्म्स ला करके ये हमारे शरिया कानून को खत्म कर देगा। इन छोटे छोटे ग्रुप्स को बोला जाता था मुजाहिदीन। क्या बोला जाता था? इन्होंने स्टार्ट कर दिया जिहाद। अब होगा जिहाद। अब जब इन्होंने जिहाद स्टार्ट किया और ये वहां पर आंदोलन बड़े स्तर पर करने लगे, सरकार को नहीं चलने दे रहे थे, तब यूएसएसआर को लगा कि अब हमें यहां पर अपनी आर्मी भेजनी पड़ेगी। और फाइनली 1979 में यूएसएसआर ने अपनी आर्मी भेजी, और जैसे यूएसएसआर ने आर्मी भेजी, दुनिया में इसका विद्रोह हुआ। सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ इन अरब कंट्रीज की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। इधर यूएस भी विरोध कर रहा था कि यूएसएसआर अपनी आर्मी भेज करके आर्मी रूल लगाना चाहता है अफगानिस्तान में। तब यूएसएसआर ने कहा कि हम कोई आर्मी रूल करना नहीं चाहते, हम सिर्फ अपनी गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं। अपनी से मतलब जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसको प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं, और हमारा कोई मकसद नहीं है। अब जैसे जैसे मुजाहिदीन लोग नूर मोहम्मद तारिकी की गवर्नमेंट पर अटैक करने लगे, वैसे वैसे रशिया के सोल्जर्स भी काउंटर अटैक करने लगे। इस बात से वहां पर धीरे धीरे जनता में यह द्वेष आ गया कि भाई ये तो हमें मारने के लिए ही आए हैं, कम्युनिस्ट तो बहुत बेकार होते हैं। अब जनता पूरी तरह से कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ हो गई, और उन लोगों ने अपना एक संगठन बनाया, वहां की लोकल जनता ने। इस संगठन का नाम रखा गया मकताब अल खिदमत। इस संगठन में कई सारे लोग जुड़े हुए थे। वो सभी लोग अब धीरे धीरे हथियार उठाने लगे। उन सभी लोगों को हथियार और ट्रेनिंग देने का काम कर रहा था यूएसए की सीआईए और पाकिस्तान की आईएसआई। यहां पर पाकिस्तान और यूएसए का गठजोड़ आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आप देख रहे हैं कि जितने भी मुजाहिदीन थे जिन्होंने ये ग्रुप बना लिया है मकताब अल खिदमत,
इस ग्रुप को अब सपोर्ट कर रहा है यूएसए, इधर से पाकिस्तान। यूएसए की सीआईए इनको पैसा पहुंचा रही है, हथियार पहुंचा रही है, और इन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी अब पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पेशावर को वो केंद्र बनाया गया जहां पर इनको ट्रेनिंग दी जाने लगी। ट्रेंड होकर के यूएसएसआर में आते थे, सॉरी अफगानिस्तान में आते थे, और किससे लड़ते थे? यूएसएसआर की आर्मी से। अफगानिस्तान में हिंदू कुश माउंटेन्स है, अफगानिस्तान में डेजर्ट है, अफगानिस्तान में जंगल भी है। इन सभी टेरेन्स में फायदा उठा करके जितने भी ये मुजाहिदीन थे ये गोरिल्ला वॉर करने लगे। गोरिल्ला वॉर मतलब वही छुप करके वॉर करना। किसी पहाड़ी के किनारे में छुप गए, यूएसएसआर का कोई विमान आया उसको उड़ा दिया, कहीं किसी पेड़ पर छुप गए, नीचे से सोल्जर जा रहा है उनको उड़ा दिया, किसी गड्ढे में छुप गए, ऊपर से सोल्जर आए मार दिया। इस तरह की जो हमले वहां पर होने लगे, इस बात से यूएसएसआर को वही कठिनाई महसूस होने लगी जो कठिनाई कभी यूएसए को कहां हो रही थी? वियतनाम में। अब क्या होता है कि ये जो मुजाहिदीन थे जिन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था मकताब अल खिदमत, इस ग्रुप में से भी अब और ग्रुप निकलने लगे और कुछ बड़े बड़े नाम इस ग्रुप से बाहर आए। उन बड़े बड़े नामों ने अपना एक संगठन बनाना स्टार्ट किया। इन बड़े नामों के एक बार जिक्र कर लेते हैं, जिनमें एक है अब्दुल्ला आजम, एक है वाहिल हमजा जुलाइदान, एक है ओसामा बिन लादेन, एक है आयमान अल जौहरी। ऐसे करके न जाने कितने मुजाहिदीन थे, बड़े नाम आतंक की दुनिया के, वो सामने आए और उन्होंने खुल करके अब वॉर करना स्टार्ट किया। ये जो ओसामा बिन लादेन है, ये कोई अफगानिस्तान का या पाकिस्तान का नहीं था। ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब का था, और सऊदी अरब के एक बिलियनियर का, मतलब बहुत पैसे वाले व्यक्ति का ये 17वां बेटा था। 17वां, 17th। हंसने की बात नहीं है, बढ़िया काम किया उसने। उसके टोटल बेटे पता है कितने थे? 50। हाफ सेंचुरी मार रखी थी। आप मार पाओगे? हंस रहे हैं। हाँ जी, ये बोलता था, ऐसे 50 बोलते थे उसको। तो श्रीमान ओसामा बिन लादेन जी अपने पिता की 17वीं संतान थे, और इनसे छोटे और भी थे। इनसे छोटे कितने बचे अब? अरे 16 नहीं बचे, 50 हैं। 33 बचे, 33 और बचे हैं। सोचो, पूरा घर पहुंच जाए तो हंगामा हो जाए। तो ओसामा बिन लादेन इतने बड़े परिवार से था कि एक बार सऊदी अरेबिया संकट में आ गया था, वित्तीय संकट में आ गया था। तब इसके परिवार ने सऊदी अरेबिया को लगभग 7-8 दिन तक अपने खर्चे पर चलाया था। दिन एक हफ्ता ऐसे कुछ था, मतलब इतना पैसे वाला था। ओसामा बिन लादेन बाई डिग्री एक इंजीनियर था, बताते हैं सिविल इंजीनियर था। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला था, हर तरह की सुख सुविधाओं से लैस था। लेकिन इसके अंदर यह था कि यह काफी ज्यादा कट्टर था अपने धर्म को लेकर के। इसको लगता था सब कुछ जिहाद होना चाहिए, सब कुछ सब जगह शरिया कानून लगना चाहिए, और ये जो अमेरिका करता है, ये सारी चीजें हैं, उसकी एक्टिविटीज के वो बाद में खिलाफ हो गया था। लेकिन उस वक्त अमेरिका का साथ ये इसलिए दे रहा था क्योंकि इसे किसको हटाना था? यूएसएसआर के उस गवर्नमेंट को जो वहां पर दे दनादन मॉडर्न रिफॉर्म्स लाई जा रही है। तो इसने भी हथियार उठाए, इन्होंने भी अपने संगठन बनाए, और संगठन बना करके ये आपके मुजाहिदीनों के साथ मिलकर के ट्रेनिंग लेकर के उनसे लड़ने को कहने लगे। साहब लंबे समय तक लड़ाई होती रही। लड़ाई होते होते यूएसएसआर कमजोर पड़ने लगा। यूएसएसआर को लगने लगा कि अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए। इसी बीच क्या होता है, इन्हीं मुजाहिदीनों में से एक ग्रुप होता है जो कुछ छात्रों ने मिलकर के बनाया था। कई सारे मुजाहिदीन थे, ग्रुप्स जो लड़ रहे थे। इन्हीं में से विद द टाइम क्या होता है, एक ग्रुप छात्रों का भी इनमें से था जो और ज्यादा ताकतवर होता गया, उसे और ट्रेनिंग मिलती गई। क्योंकि छात्रों का ग्रुप था, इसलिए पश्तूनी लोग छात्रों को तालिब कहते हैं, तालिब। तो छात्रों के उस ग्रुप को बाद में तालिबान कहा जाने लगा। तालिबान को सीधा सीधा समर्थन यूएसए का था। तालिबान को ट्रेनिंग दी जा रही है पाकिस्तान में, तालिबान को हथियार पहुंच रहा है पाकिस्तान में, और तालिबान अब मुखर होकर के सामने आने लगा और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगा। अब धीरे धीरे क्या होता है, इस पूरे वॉर में जो गुरिल्ला वॉर किया जा रहा है इन ग्रुप्स के द्वारा, जिन ग्रुप्स को
यूएसए सपोर्ट कर रहा है पीछे से, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ये यूएसएसआर पर भारी पड़ने लगे और 1988 में यूएसएसआर ने ये मन बना लिया कि अब हमें पूरी तरह से अफगानिस्तान से बाहर हो जाना चाहिए। धीरे धीरे यूएसएसआर ने अपनी आर्मी को विड्रॉ करना स्टार्ट किया और लगभग 1989 तक यूएसएसआर अपनी आर्मी को बाहर ले गया। अब बताओ अफगानिस्तान में कौन बचा? तालिबान, बाकी मुजाहिदीन, पीछे समर्थन देखते हुए खड़ा हुआ है यूएसए। अब यूएसए ने क्या कहा कि बहुत बढ़िया तालिबानियों, बहुत बढ़िया मुजाहिदीनों, तुम सबने बढ़िया लड़ाई लड़ी, यूएसएसआर को भगा दिया, बहुत अच्छा किया, चलो अब तुम लोग भी शांत पड़ जाओ, हथियार डाल दो, हम अपना आदमी बैठाते हैं, बढ़िया सरकार बनवाएंगे, टेंशन मत लो। सबने कहा तुम काहे का बनाओगे, काहे के लिए? यूएसए ने कहा अरे समझो तुम्हें जरूरत पड़ेगी हमारी, हम काहे को, चलो निकलो, तुम क्या चाहते हो उसको हटा के तुम्हें रख ले यहाँ पे। यूएसए ने कहा अरे बेटा ऐसे नहीं करते, हमने तो तुम्हें सिखाया है। हाँ सिखाया तो गोली तुम पे भी चल सकती है। यूएसए ने कहा तो उल्टे पड़ रहे हैं यार। उस समय तालिबान का एक हेड था, बड़ा मतलब खतरनाक था, यूएसए के लिए सिरदर्द बन गया था, मुल्ला उमर। ये जब लड़ रहा था यूएसएसआर की आर्मी के विरुद्ध तो इसने लगभग 1500 सोल्जर्स को मारा था और एक बार लड़ाई में इसकी एक आंख भी चली गई थी। इस बात को लेकर के ये काफी ज्यादा रेस्पेक्ट पा चुका था अपने तालिबानियों के बीच और मुजाहिदीनों के बीच, इसलिए इसका बड़ा सम्मान करते थे सब। और इसे क्लॉक ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद एक सम्मान है जो पिछले लगभग शायद 250 सालों से किसी को नहीं दिया गया था, वो इसने ग्रहण किया और काफी ज्यादा इसकी बात को रेस्पेक्ट किया जाता था इस्लामिक वर्ल्ड में। तो यूएसए को जब तालिबानियों ने और मुजाहिदीनों ने कहा कि भाई, यूएसए ने कहा कि भाई तुम लोग हट जाओ, हम सत्ता चला लेंगे, तो ये लोग नहीं माने और यूएसए ने फिर इनसे डील करना स्टार्ट किया। यूएसए ने कहा कि भाई देखो कुछ देख लो, ले दे के कुछ हो जाए। तो इन्होंने कोई यूएसए से डील नहीं करी, इन्होंने आपस में एक डील करी कि ठीक है यूएसए तुम यहां से हटो, तुमसे बाद में बात करेंगे, हम आपस में डील करते हैं। पहले इन्होंने आपस में डील करी, चूंकि बहुत सारे मुजाहिदीन थे, तालिबान था। डील ये हुई कि अब हम इस अफगानिस्तान को खुद चलाएंगे, यूएसए को आने नहीं देंगे और मिलकर के धीरे धीरे अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करेंगे और अफगानिस्तान को वैसा ही बनाएंगे जैसा कभी हुआ करता था। तो इन्होंने जो डील करी थी जिसके तहत ये आपस में सत्ता बांटने वाले थे, उसको बोलते हैं पेशावर अकॉर्ड। 1992 में पेशावर पाकिस्तान वाला, वहां पर इन्होंने समझौता किया और ये सभी लोग अब मिलकर के अफगानिस्तान चलाने वाले थे। अब इसमें एक संकट और आ गया। संकट ये आ गया कि इस ग्रुप, ये जो पूरा अकॉर्ड हुआ था इसमें कई सारे ग्रुप थे, किसी ग्रुप को तो ज्यादा पावर मिल गई, किसी ग्रुप को कम अधिकार मिले, किसी ग्रुप को हल्का फुल्का एरिया पकड़ा दिया गया, किसी ग्रुप को बड़ी मिनिस्ट्री मिल गई, इस तरह का मामला था। तो जिन ग्रुप्स को कम पावर कम रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली वो लोग विद्रोही हो गए इसमें। उन्होंने कहा ये का तरीका है, हमारा कोई रोल ही नहीं है क्या, हमें आपने क्या है छोटा सा काम पकड़ा दिया है, हमें बड़ा काम चाहिए, ऐसे करके इनमें आपसी विद्रोह होने लगा। इस बात का फायदा यूएस उठाने लगा। यूएस ने इन लोगों में फूट डाली, कई लोगों को अपनी तरफ करने में सक्सेसफुल भी हुआ, लेकिन इस बीच यूएसए कुछ काम ऐसे कर रहा था जिसको लेकर के तालिबानी नाराज थे। यूएसए क्या काम कर रहा था सुनिए। इस बीच यूएसए ने कई जगह आग लगा दी थी। आग लगाने का मतलब है कहीं पर तख्ता पलट कर, कहीं पर कुछ कर, जैसे इस पूरे अरब वर्ल्ड में आप देख रहे हैं, इस हर जगह पे यूएस अपना दखलंदाजी दे रहा था। इधर इजिप्ट में दे रहा है, सूडान में दे रहा है, लीबिया में देने का प्रयास कर रहा है। ऐसे कई क्षेत्रों में जब यूएस अपने दखल देने लगा और इस्लामिक देशों में सत्ताओं को हिलाने लगा, तब एक व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया और उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन ने कहा यार ये यूएस मेरी नजरों में पहले खटक तो रहा था, लेकिन ये इतना बेकार देश है मैंने नहीं सोचा था। ओसामा बिन लादेन ने कहा यूएस जो अपना कैपिटलिज्म, जो अपना मॉडर्निज्म दुनिया में थोपना चाहता है, ये यूएस ठीक नहीं कर रहा है। अब ओसामा बिन लादेन ने कसम खा ली कि यूएस को अब मैं देखूंगा। 1993 की बात है, ओसामा बिन लादेन ने अपने 2 शिष्य भेजे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में है, उसमें एक धमाका करवा दिया। यूएस ने कहा कि आतंकी हमला हमारे यहां कैसे हो गया, पता चला जिम्मेदारी लिया ओसामा बिन लादेन ने। अब यूएस का कौन दुश्मन बन गया? ओसामा बिन लादेन।
अब यूएस के फोकस में ओसामा बिन लादेन आ गया, सब मुजाहिदीनों को छोड़ करके। क्योंकि ओसामा बिन लादेन तालिबानियों से लिंक्ड अप था, सारा कुछ था, उसका उठना बैठना सब लोगों में था। यूएस ने मुलाकात करी इससे, कहा गया, ये मुल्ला उमर से, जो तालिबानियों का हेड था। यूएस ने कहा कि देखो मुल्ला उमर, सुना है कि ओसामा बिन लादेन तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारा करीबी था, तुम मिलकर के काम करते थे, और तुम्हें पता है वो कहाँ है, तुम हमें दे दो, तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। इसने कहा हम नहीं देंगे, हम ना हम बताएंगे और ना हम किसी हाल में ओसामा बिन लादेन को फंसने देंगे। यूएस ने कहा इतने मेहरबान क्यों हो? बोले इसके 3-4 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि वो हमारे उद्देश्य के लिए लड़ रहा है। दूसरा कारण ये है कि उसने हमारा बहुत साथ दिया है, इतिहास को अगर देखें तो। तीसरा कारण यह है कि हम पश्तूनों में बोला जाता है कि मेहमान को कभी भी संकट में नहीं पड़ने देते। तो ओसामा बिन लादेन हमारे मेहमान हैं, सऊदी से आए हैं, चाहे वो हमारे लिए अच्छे हो बुरे हो कुछ भी हो, हमारे मेहमान थे, हमारे साथ रहे हैं, हम उन्हें किसी हाल में संकट में नहीं पड़ने देंगे, तुम्हें जो हो सके कर लेना। यूएस ने कहा यहाँ पे तो सब कर रहे पड़ रहे हैं, क्या चक्कर है? मैंने इनको पाला, मैंने इनको पोसा, सारा कुछ, और ये मेरे को दम दिखा रहे हैं। यूएस चला गया। यूएस ने कहा चलो कोई बात नहीं। थोड़े दिनों बाद ओसामा बिन लादेन ने यूएस में फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नीचे यमन में आप देखेंगे, यमन में यूएस के बेस पर, नवल बेस पर हमला कर दिया ओसामा बिन लादेन ने, और कुछ यूएस जवानों को यहां पर वीरगति प्राप्त करवा दी। इस बात को यूएस फिर टेंशन में, क्या ये तो धमाके पे धमाके किए जा रहा है। थोड़े दिनों बाद देखा 1998 में फिर साहब हमला हुआ यूएस में। अब तो यूएस में ही हमला हुआ और ओसामा बिन लादेन ने कराया। यूएस फिर टेंशन में, ये तो यार मान ही नहीं रहा। और फिर 2001 में 9/11 होता है, जो ओसामा बिन लादेन ने कराया था। 9/11 का मतलब है यहां पर सीरीज ऑफ अटैक होने थे। ओसामा बिन लादेन ने 4 प्लेन्स भेजे थे, और यहां पर ट्विन टावर्स हैं अमेरिका में। ट्विन टावर आपने अगर कभी देखा हो तो, मतलब फोटो में देखा होगा। ये ट्विन टावर्स थे, जिसको ओसामा बिन लादेन के 2 जहाज आकर के उड़ा देते हैं, और यहां पर कई लोगों की जान चली जाती है। बाकी 2 जहाजों का उद्देश्य यह था कि पेंटागन पे हमला करना था। हमला करने का प्रयास करते हैं लेकिन गिराए जाते हैं। इस अटैक के बाद दुनिया दहशत में आ जाती है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर, इतना ताकतवर देश, जहां पर पिछले 10 साल में इतने अटैक हो चुके हैं और अब तो इतना घातक अटैक हुआ, और अमेरिका इस अटैक को रोक नहीं पाया। अब अमेरिका के दिमाग में ओसामा बिन लादेन पूरी तरह से बच चुका था, और अमेरिका का ईगो हर्ट हो चुका था कि यार ये ओसामा बिन लादेन तो न तो हाथ आ रहा है, ना इसके बारे में कोई बता रहा है। हम सीआईए लगा रखे हैं, सीआईए को इंटेलिजेंस नहीं मिल रही। ये कभी यमन में हमारे फौजियों को मार देता है, कभी हमारे यूएस में घुस के मार देता है, कभी पेंटागन में हमला कर रहा है, कभी न्यूयॉर्क सिटी में हमला कर रहा है, कभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कर रहा है, कभी ट्विन टावर उड़ा रहा है। ये हो क्या रहा है? ओसामा बिन लादेन 2011 तक यूएस के हाथ नहीं आया। पूरी सीआईए ने ताकत लगा ली, पाकिस्तान ने ताकत लगा ली, हाथ ही नहीं आया। करता क्या था ये कि अफगानिस्तान में रह करके जब ये ऑपरेशन चला रहा था, तो जब भी इसको लगता था कि कोई मेरे ऊपर रिसर्च हो रही है, कोई जांच बैठी हुई है, सीआईए कुछ कर रही है, तो ये धीरे से पाकिस्तान की तरफ चला जाता था, क्योंकि बॉर्डर्स खुले हुए थे। और पाकिस्तान इसे लगातार बचा रहा था, अमेरिका के सामने पाकिस्तान शरीफ बन जाता था। तो ओसामा बिन लादेन साहब छुपा रहा लंबे समय तक, तो सीआईए ने पूरी जान झोंक दी, ओसामा बिन लादेन को ढूंढ नहीं पाई। ओसामा बिन लादेन कैसे ढूंढा गया? यूएस में चुनाव हुए, मैं अफगानिस्तान में क्या हो रहा है उसको भी बताऊंगा, भी पहले ओसामा को खत्म करता हूं। यूएस में चुनाव हुए, पहले बुश था, बुश गया। बुश के बाद चुनाव 2009 में सत्ता संभाली ओबामा ने, और ओबामा ने आते ही कसम खा ली कि मैं ओसामा को नहीं छोड़ूंगा। पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी थी ओसामा वर्सेस ओबामा। अब ओबामा ने अपनी पूरी टीम गठित कर दी और बोल दिया कि तुम ढूंढो इसे, कैसे ढूंढ सकते हो, क्या कर सकते हो, करो। अब ढूंढा, अफगानिस्तान में सीआईए, पाकिस्तान में सीआईए, दुनिया के हर देश में सीआईए, ढूंढ नहीं पा रही है। अब ये कैसे मिला वो जानिए। ये मिला एक व्यक्ति के जरिए। इस व्यक्ति का नाम था, इसकी फोटो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका नाम है अबू अहमद अल कुवैती।
ये ओसामा बिन लादेन का एक कोरियर बॉय था जो उसका संदेश लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाता था। ओसामा बिन लादेन ना तो कोई टेलीफोन यूज करता था, ना कोई मोबाइल यूज करता था, ना किसी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ था जिससे कि कोई उसे पकड़ ना पाए। वो आदमियों को भेज के संदेश भेजता था और उसका राइट हैंड था बिल्कुल बहुत करीबी, उसका नाम था अबू अहमद अल कुवैती। ये एक संदेश लेकर के क्यूबा में गया हुआ था। देखो क्यूबा फिर चर्चा में आया है। क्यूबा में क्या हुआ था, वेस्ट इंडीज में। क्यूबा में ये वहां पर सीआईए के हाथ लग गया। सीआईए से ट्रेस कर रही थी कि आदमी बार बार क्यूबा में आता है और कुछ थोड़ी देर रुकता है फिर चला जाता है। एक दिन इसे पकड़ लिया कि लाला इधर आ जा, ये बता कहां से आता है। तो ये तो कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन इसको ट्रेस करते करते इतना पकड़ लिया कि ये पाकिस्तान से कहीं से आता है, इतना आइडिया लग गया। अब सीआईए कंफर्म हो गई कि ये पाकिस्तान से आ रहा है, इसका मतलब जिस ओसामा को हम ढूंढ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है पाकिस्तान में हो। अब इन्होंने, अमेरिका ने अपनी एक सीआईए की टीम बनाई, सीआईए कुछ फौजी लोग मिलाकर के एक टीम बनाई और उसे डिप्लॉय कर दिया पेशावर से थोड़ा दूर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर। यहां पर डिप्लॉय कर दिया अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर। अब क्या हुआ साहब, ओसामा बिन लादेन को इस बात की भनक लग गई कि सीआईए बॉर्डर पर डिप्लॉयड है और शायद मुझे ढूंढ रही है। ओसामा बिन लादेन ने कहा ठीक है देखते हैं। एक दिन क्या होता है, इसी बीच कुछ तालिबानी आते हैं, मुजाहिदीन आते हैं और एक बड़ा ब्लास्ट करते हैं इस तरफ, वो फिदाइन हमला, खुद को उड़ा लेते हैं। और इसमें ये जितने भी सीआईए के 17-18 लोग थे और फौजी थे, ये सब के सब मारे जाते हैं। और यूएसए को इस बार सबसे बड़ा ईगो हर्ट होता है कि बताओ हमारे फौजी और सीआईए मार दिए। अब यूएसए ने कहा कि यार ये तो इसका मतलब ये है कि यहीं कहीं आसपास ये है। यूएसए ने अपनी जांच को और तेज किया। जब जांच तेज करते रहे तो यूएसए के एक ऑफिसर थे जिन्होंने ये आइडिया लगाया अपने किसी सैटेलाइट इमेज के द्वारा, क्योंकि यूएसए ड्रोन के जरिए भी स्पाई करता था यहां पर। तो ड्रोन और सैटेलाइट के इमेजेस के द्वारा ये पता चला कि पाकिस्तान के एबेटाबाद में एक कोई घर टाइप का है जिसमें एक आदमी बड़ी स्पीड से बाहर आता है फिर अंदर चला जाता है। देखिए इसका एक घर बना हुआ था, देखिए ये वाला, ठीक है, अबेटाबाद में। इस घर में बताया जाता था कि एक आदमी बड़ी तेजी से बाहर आता है और फिर अंदर चला जाता है, ठीक है, अबेटाबाद पाकिस्तान। इसकी बालकनी में आता है फिर चला जाता है। ये चारों तरफ से सील्ड है दीवारों से, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कि टेलीफोन का वायर जा रहा हो या किसी और चीज का वायर जा रहा हो। और यहां पर कूड़ा भी बाहर नहीं फेंका जा रहा है, वो सारा ड्रोन और सेटेलाइट से पता चल रहा है कि इस घर से कभी भी कूड़ा बाहर नहीं जाता, जबकि सभी घरों के आसपास के कूड़े बाहर जाते हैं। यानी कि कूड़ा यहीं कहीं जलाया जा रहा है, आदमी कोई आ नहीं रहा। एक आदमी बालकनी में कभी कभी तेजी से आता है, कभी कभी अंदर चला जाता है। अब उसको डाउट हुआ, उसने ओबामा को बताया, राष्ट्रपति ओबामा को, कि भाई मुझे डाउट है इस घर में ओसामा छुपा हुआ है और ये जो आदमी तेजी से बाहर आता है अंदर चला जाता है यही शायद ओसामा है। ओबामा ने कहा अगर यही आपको लगता है कि एबटाबाद में ये छुपा हुआ है और यही इस घर पे आपको संदेह है कि इस घर में कोई एक्टिविटी ऐसी हो नहीं रही, तो इसको भी हम कंफर्म करते हैं, नो डाउट। अब ओबामा ने, राष्ट्रपति ओबामा की टीम ने पाकिस्तान के एक डॉक्टर को पकड़ा, इधर आओ, तुम एक काम करो, तुम्हें हम काम दे रहे हैं, ये लो पैसा, खूब पैसा, और बड़ा खुफिया तरीके से काम को अंजाम देना है। काम यह है कि तुम्हें इस पूरे क्षेत्र में वैक्सीनेशन करना है, सबके ब्लड सैंपल लेने हैं, उनकी जांच होनी है और बाद में वैक्सीनेशन के बहाने तुम्हें वैक्सीन लगानी है सबको जाकर के। तो ठीक है साहब, उसको सेट किया, उसे भेजा, वो वैक्सीन के बहाने, ब्लड सैंपल लेने के बहाने इस घर में एंटर किया। इस घर में जब वो एंटर किया तो उसने देखा कि यहां पर एक आदमी रह रहा है, उसकी कुछ बीवियां हैं, कुछ और लोग भी हैं। उससे ये कहा गया कि तुम सबके ब्लड सैंपल लेकर के आना और हम पता लगाएंगे क्या ये ब्लड सैंपल ओसामा के ब्लड सैंपल से मैच करते हैं या नहीं। उसने कहा ठीक है। वो डॉक्टर बन के गया, वहां सबके ब्लड सैंपल लिए, उनको देने पड़े,
क्योंकि मना करते तो फंसते, नॉर्मली उनको देने ही पड़ेंगे, उन्होंने दिए। बाद में जांच हुई, जांच में ये कंफर्म पाया गया कि यही ओसामा छुपा हुआ है, क्योंकि उसके जो बच्चे वहां पे छुपे हुए थे उनमें ओसामा का खून पाया गया था। यूएसए के सीआईए ने कहा कि ठीक है अब यहीं पर ऑपरेशन चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यूएसए की नेवी सील्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अगर यूएसए डायरेक्ट हमला करता है इस घर पे ऊपर से सैटेलाइट, उससे ड्रोन से या विमान से, तो यूएस पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो जाते। पाकिस्तान कहता आपको हम पे विश्वास नहीं है क्या, हम मना कर रहे थे, फिर कहा हम पे हमला किया, ये कोई तरीका है, दुनिया क्या कहेगी कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। यूएसए कहने को कह देगा कि हाँ इज्जत तो तुम्हारी वैसे नहीं है, पर अब कहें कैसे, थोड़ा सम्मान करना पड़ता है। तो यूएसए ने कहा कि चलो हम इस ऑपरेशन को धीमे से अंजाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूएसए की नेवी सील्स जाती है, आधी रात को उसके 2 विमान आराम से नीचे उतरते हैं, इतने साइलेंट विमान कि इनको भनक भी नहीं लगती कि इनके आसपास विमान आके रुक गए, हेलीकॉप्टर होते हैं जो। ये बात है 2 मई 2011 की। धीमे से नीचे उतरते हैं, कुछ नेवी सील्स के जवान निकलते हैं और अंदर ढूंढते हुए चलते चले जाते हैं। जैसे ही अंदर ऑपरेशन चलता है तो हथियारों की आवाज आती है, वो कंफर्म हो जाते हैं कि यही ओसामा बिन लादेन का ठिकाना है। बाद में सबको जिनको अरेस्ट कर सकते थे अरेस्ट किया, उनका उद्देश्य था सबको अरेस्ट करना, लेकिन फायरिंग की वजह से मारना पड़ा, जो वहां पर फायरिंग कर रहे थे उनको मारना पड़ा, और अंततः जो ओसामा बिन लादेन था उसे भी मारा, उसे अपने साथ लिया, हेलीकॉप्टर में रखा, उसका ब्लड सैंपल लिया, क्रॉस वेरीफाई किया, कंफर्म किया ओसामा बिन लादेन ही है, ले जा करके जो अरब सागर है, अरब सागर में लाके उसकी लाश को फेंक दिया। और जब ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तब ओसामा बिन लादेन ने कहा कि ऑपरेशन हो चुका है, ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका है, और उसकी बॉडी को हमने फेंक दिया है अरब सागर। क्या ओबामा ने, मैं क्या उल्टा बोल गया था क्या, जो भी है समझ तो गई है। तो दुनिया ने प्रश्न उठाए कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अमेरिका ने कहा तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, हमने अपना दुश्मन मार दिया, हम सेटिस्फाइड हैं। जब ऑपरेशन चल रहा था तो कई ऐसे वीडियो क्लिप्स भी आए थे जहां पर ओबामा बैठ करके लाइव देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये डॉक्यूमेंट्री आज भी मौजूद है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कैसे नेवी सील्स ने इस पूरे ऑपरेशन को चलाया था और यहां पर ओसामा बिन लादेन मारा गया था। लेकिन सवाल यह है कि अफगानिस्तान का अब क्या हुआ। अफगानिस्तान में जब अमेरिका ने बहुत इनको समझाया कि मान जाओ मत मानो, ये है वो है सारा कुछ, तो अमेरिका ने 2001-2 के आसपास ये मन बनाया कि अफगानिस्तान में जितने भी ये तालिबानी और मुजाहिदीन वाले हैं जो हमें अपना शासन नहीं करने दे रहे हैं, इनके ऊपर एक ऑपरेशन चलाते हैं। और अमेरिका ने यूके, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों के साथ मिलकर के एक ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ये अफगानिस्तान में जब चलाया गया था, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये था कि कैसे भी करके यहां पर तालिबानी शासन को हटाना है, इन लोगों के प्रभाव को हटाना है और यहां पर एक डेमोक्रेटिक सरकार को एस्टैब्लिश करना है। ये हमला यहां पर हुआ, कई देशों के विमान, कई देशों के जहाज आकर के हमला करके गए, उससे यूएस को मिला कुछ नहीं, बट हाँ एक दहशत क्रिएट कर दी यूएस ने और तालिबान को यहां पर यूएस ने दबा लिया, खत्म नहीं किया है, दबाया है। और दबा करके एक इलेक्शन टाइप के कराए जिसमें एक व्यक्ति को जितवाया जिसका नाम था हामिद करजई। हामिद करजई, और हामिद करजई को बनाया अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट, जो वहां पर लगभग 2014 तक रहा। यूएस ने काफी हद तक तालिबानियों को दबा के रखा, फिर 14 में चुनाव हुए, वापस राष्ट्रपति वहां पर बने और अशरफ गनी, और अशरफ गनी 2014 से 21 तक रहे। जब तक ये वहां पर थे तब तक सब सही था। भारत भी अपना इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में कर रहा था। भारत ने अफगानिस्तान में पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनवाई, कुछ लाइब्रेरीज बनवाई, वहां के क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, उनको यहाँ पर अपना होम ग्राउंड दिए, नोएडा में, देहरादून में, लखनऊ में। और भारत ने कुछ और भी वित्तीय सहायताएं दी, डैम बनवाया, सारा कुछ। भारत को लगा अब सब सही चल रहा है अफगानिस्तान में, यूएस ने तालिबान को दबा लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सब लोग विकास करो, नो डाउट। 2021 में बाइडेन वापस सत्ता में आता है और बाइडेन सत्ता में आते ही ऐलान कर देता है कि हम अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को वापस बुला रहे हैं। यानी जो अमेरिका की फोर्सेस अफगानिस्तान में रहकर के तालिबानियों को दबा करके बैठी हुई थी, उन्हें उठने का मौका नहीं दे रही थी, इन्होंने अपनी फोर्सेस को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। और फोर्सेस वापस बुला लिया, बात सही है, हथियार वहीं छुड़वा दिए, हथियार वहीं छुड़वा दिए। क्यों छुड़वाए? क्यों छुड़वाए? क्योंकि तालिबानियों के हाथ लग जाए
और तालिबानियों के हाथ लगेगा, फिर तालिबानी वहां पे सत्ता में आ जाएंगे और किसके कहने पर काम करेंगी? यूएस के कहने पर। तो जैसे ही वहां पर ये हुआ, अब इन्होंने अपनी फौज को वापस बुलाया, वैसे ही तालिबानी एकदम से बिलों में से बाहर आए और ऐसे टूट पड़े पूरे अफगानिस्तान के क्षेत्रों में, और जहां जहां अमेरिका के सोल्जर्स अपने हथियार छोड़ के गए थे, सब तालिबानियों ने कब्जा लिए और तालिबानियों ने वहां पर तख्ता पलट का ऐलान कर दिया, छा गए सब तरफ, जितना भी वहां पर एस्टेब्लिशमेंट था सब उखाड़ के फेंक दिया। अशरफ गनी को वहां से उठ के भागना पड़ा और ये दफ्तरों में घुस गए, वहां की संसद में घुस गए, जैसे बांग्लादेश में लास्ट ईयर हुआ था वैसे उन लोगों ने कर डाला। और जाकर के इन्हें नई नई चीजें देखने को मिली जिसको देख करके ये हैरान हुए। देखो ऐसे ये ऑफिस, डीएम ऑफिस। अब आप लोग डीएम ऑफिस में जाओगे तो क्या मिलेगा? पेन मिलेगा, पेपर मिलेगा। अच्छा ये ऑर्डर है, ठीक है लाइए, हाँ मैंने, ठीक है आप ही कर दीजिए। यहां कैसे होता है? ऑर्डर है, एक फायर का मतलब डन, दो फायर का मतलब तैयार नहीं है, ज्यादा बोले तुम उड़ गए। तो यहां पेन की जगह ये इस्तेमाल होता है। देख रहे हैं क्या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो? ऐसा करो, कॉन्फिडेंस है कोई। और इतना ही नहीं है, ये जिमों में चले गए, जितनी जिम्स हैं उसमें जाकर के देख रहे हैं कि भाई देखो इनके कारनामे दिखाता हूं। ये देखो, ओ ये क्यों बड़ा बड़ा भारी होती है, ये तो देख चल के देख रहा, और ये क्या चलता ही जा रहा है, तो रुक ही नहीं रहा है, क्या चक्कर है? ये देखो ये रुक ही नहीं पा रहा था बेचारा। फिर एक आध दिन ऐसा हुआ कि ये लोग अपनी बेगमों को ले गए, अरे चलो चलो आओ देखो कितना अच्छी कुर्सी है, बेगम कुर्सी बेटी कुर्सी ले गई, पता चला वो तो एक्सरसाइज करने वाली थी। तो इस तरह से ये कहीं भी घुस जा रहे थे, वहां पर उठा उठा के देख रहे हैं, देखो ये लग रहा है पहली बार उठा रहा है। तो इस तरह से इन्होंने, ये देखो सभी की बेगम है, तुम यहाँ क्या चल रही हो, वहां चलो, वहां चलवाते हैं तुमको, तो वहां ले जाकर के इनको चलवा रहे हैं। इस तरह से देख रहे थे, पहली बार सब चीजें देखी हैं। तो दफ्तर में घुस के देख रहा है, ये कंप्यूटर है, ये क्या होता है, चलो पिक्चर चल रही है इसमें, वैसे कंप्यूटर में पिक्चर देख रहे हैं। तो ऐसे करके जब ये पूरी जगह छा गए तो दुनिया इंतजार करती रही कि इसको किस नजर से देखें। कुछ देशों ने तालिबानी शासन को रिकॉग्नाइज किया कि हम तालिबानी गवर्नमेंट को मान्यता देते हैं, कुछ देशों ने नहीं भी किया, ऐसे चलता रहा। लेकिन तब से लेकर अब तक वहां तालिबानी शासन है, और तालिबानी शासन की अब थोड़ी डिमांड्स बढ़ गई हैं। और तालिबानी शासन का कहना भी यह है कि अफगानिस्तान में तो आ गए हैं, अब पाकिस्तान भी आना है। तो पाकिस्तान में भी इनकी एक विंग है जिसका नाम है तहरीक-ए-तालिबान। इन्हीं के दोस्त हैं, उनसे कहते रहते हैं कि जरा वो एक बम दिया था फोड़ के देखा क्या? वो फोड़ के देखते हैं तो पाकिस्तान को जोर से सुनाई देता है। इस बात से पाकिस्तान परेशान है कि ये हत्या हमने अच्छी पाल ली। आए दिन ये भी पाकिस्तान के क्षेत्र में बम फोड़ के देख लेते हैं, और बहुत अच्छा फूटता है। तब से पाकिस्तान न सिर्फ बलूचिस्तानियों से परेशान है बल्कि इन अफगानिस्तानियों से परेशान है, सॉरी तालिबानियों से परेशान है। अभी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत तालिबानियों का सहारा ले रहा है जिससे कि पाकिस्तान को बेसहारा किया जा सके। आने वाले समय में देखते हैं तालिबान किस ओर मुड़ता है। बट आपको ये समझ में आ गया होगा कि अमेरिका किस तरह से तैयार करता है। और वो जो डॉक्टर था ना जो सैंपल लेने गया था, बाद में पाकिस्तान ने उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया 33 साल के लिए।